बग्गा साहब, सवाल ये है कि ये आग कब बुझेगी? सर, ये कच्चा तेल 25% एक दिन में? मतलब आपको तो जवानी के दिन फिर से याद आ गए होंगे, जब वो ईरान इराक वाले के टाइम पे। हाँ सर। जी, नहीं वो तो अनिल जी तब तो 4 गुना बढ़ गया था। हाँ, हाँ। यहाँ तो 1 गुना ही बढ़ा है। तो तब तो 73 देखे, 79 देखे, तो 73 में 4 गुना बढ़ा था, 79 में 2.5 गुना बढ़ गया था। हुँ। अभी परेशानी यही है कि दोनों तरफ से अगर आप देखें, हमले तो कम हो गए हैं। इजराइल अभी करी जा रहा है, जो ऑयल डिपो पे उनके वार किया उन्होंने, इनके वाटर सैलिनेशन प्लांट्स पे वार किया ईरान ने, बहरीन के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पे। ये अब काफी मुद्दा गंभीर हो रहा है, क्योंकि ट्रंप के कंट्रोल में नहीं लग रही बात। आज ये पॉजिटिव खबर यही है कि उनके दामाद और दूसरे उनके जो दूत हैं विटकॉफ, वो दोनों इजराइल जा रहे हैं आज। तो देखें अब क्या बातचीत होती है। बट थोड़ा विकट हो गया है समस्या, क्योंकि 20% ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो हट गई है मार्केट से। तो ये अब कल उनके एनर्जी मिनिस्टर ने जरूर कहा कि ये फियर प्रीमियम है, ये कुछ हफ्ते ही चलेगा, महीने नहीं चलेगा और जल्दी नीचे आ जाएगा, बट वो आते दिख नहीं रहा है। तो बाजार अभी वर्स्ट केस सिनेरियो ही देख रहा है कि ये 20% जो वहां से उत्पादन है वो लंबी अवधि के लिए नहीं आएगा। और उसके कारण ही हम देख रहे हैं इतनी तेज तेल की कीमतें बढ़ी। अब तेल बढ़ता है तो पूरी इकोनॉमी में मंदी छा जाती है, क्योंकि पहले खाद्य पदार्थ बढ़ते हैं, सारा आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, एविएशन हो, पेंट्स हो, केमिकल्स हो, ये सब कंपनियां ठप होने लग जाती हैं, और एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में गिर जाती है। तो भयंकर एक डिमांड डिस्ट्रक्शन आती है जब तेल बढ़ता है, क्योंकि वो पेट्रोल हो, डीजल हो, जेट एविएशन हो, कुकिंग गैस हो, ये सब इनपुट्स हैं इकोनॉमी के अंदर, और बहुत बड़ा एक हिस्सा रहते हैं कंजम्पशन का। चाहे ऑयल इंटेंसिटी कम हुई है जीडीपी में, बट इतना भी कम नहीं है कि 100% का एक वृद्धि ले लिया जाए इकोनॉमीज द्वारा। तो ये आज चल रहा है अनिल जी। और दूसरी बात यह है कि लिक्विडिटी अब बहुत टाइट हो जाती है ऐसे बाजारों में, और जहां से पैसा निकल सके वही कोशिश रहती है। तो भारत में हमने देखा है जो 21,000 करोड़ गया पिछले हफ्ते में, ज्यादातर वो यही था कि कहीं और लिक्विडिटी बनाई जा रही थी। सोना चांदी देखें ग्लोबली गिर रहा था, तो वो यही था कि लिक्विडिटी बना रहे थे लोग कवर करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा पहली चीज़ तो है कि महँगाई बढ़ेगी, दूसरी चीज़ लिक्विडिटी घटेगी और ये दोनों ही काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। हमारे बाज़ार 3-3% करीबन कमज़ोर हैं सर, ठीक है? ढाई से 3% मान लीजिए। निफ्टी थोड़ा कम कमज़ोर है, बैंक निफ्टी थोड़ा-सा ज़्यादा, ढाई से 3% हम कमज़ोर हैं। जापान 7%, कोरिया 8%, ताइवान 6%, हम इतने कम कमज़ोर क्यों सर? हमने परफॉर्म भी नहीं किया ना अनिल जी। ऑलरेडी जुलाई 2024 के लेवल्स पे हम पहुंच गए थे, जो फ्राइडे का क्लोजिंग था। आप लास्ट वो जुलाई 2024 पे थे, तो 21 महीने का हमारा परफॉर्मेंस ही नहीं है। बहुत भयंकर अंडर परफॉर्मेंस रहा है भारतीय मार्केट्स का। तो हम बढ़े ही नहीं, तो गिरना भी कम चाहिए था। यही है कि आप देखें तो दिग्गजों में ज्यादा गिरावट रही पिछले हफ्ते। तो जो बेचा जा रहा था, जो बिक सकता है माल, वो बेचा जा रहा है और लिक्विडिटी निकाली जा रही है। यही अभी हलचल है। फंडामेंटल्स डिटीरियोरेशन अब आएगा, क्योंकि 105 $110 तेल पे जरूर आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपके गवर्नमेंट यील्ड्स बढ़ रहे हैं। और ये कहते हैं ना, बॉन्ड मार्केट रियल बॉन्ड होता है। पिछले हफ्ते ही हमारा 1 साल का, 5 साल का ओआईएस जो स्वैप कर्व है वो दिखा रहा था, वहां पे 15-15 बेसिस पॉइंट यील्ड बढ़ गए थे। तभी आरबीआई उतरा मार्केट में। 3 लाख करोड़ की वैसे लिक्विडिटी है, बट आरबीआई मार्केट में उतरा कि हम 50,000 करोड़ का ओएमओ करेंगे। तो लिक्विडिटी डालने की कोशिश करी जा रही थी आरबीआई के द्वारा, क्योंकि एडवांस टैक्स पेमेंट्स जाएंगे सारे। अभी डिटीरियोरेशन नहीं है, मार्च तो ठीक है निकल गया, बट ये अगर तेल की कीमतें रहती हैं
तो इकोनॉमी का डिटीरियोरेशन होता है। और मार्केट फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है, मार्केट यही दर्शा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। बट ये अब मार्केट जो है बहुत ज्यादा फियर के ग्रिप में आ गया है। इसमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी वेट करेंगे, थोड़ा ठहराव ले तो फिर खरीदने का भी मौका आएगा। बट अभी तो ये जिस तरह से गिर रहा है, और जब तक कुछ खबर ना आए अमेरिका से कि कुछ युद्ध विराम करने की घोषणा हो रही है या सोच हो रही है, तब तक तो ये बहुत मुश्किल है रिकवरी। तो सबसे अहम बात यही रहेगी जंग कब तक रहती है। हम्म। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ जंग रहे भी, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर तेल निकलना शुरू हो जाए, फिर से टैंकर चलने शुरू हो जाए, तो एकदम से पॉजिटिव हो जाएगा, बड़ी तेजी से उछाल आएगा मार्केट्स में। तो शॉर्ट भी नहीं करना है, और इसको देखना ही है अनिल जी। मैं बिल्कुल, बिल्कुल। खरीदने की मैं नहीं उसमें भी दूंगा। आपका जो अनुभव है इतने सारे युद्ध का, उसके लिए भी मैं निवेशकों के लिए आपसे राय भी लूँगा थोड़ी देर में। उससे पहले एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, तेल कंपनियाँ आज काफ़ी तेज़ी से पिटी, 8-8, 9-9% एचपी, आईओसी है। इस साल 4-5 राज्यों के इलेक्शन भी है। क्या लगता है आपको, सरकार तेल कंपनियों को दाम बढ़ाने नहीं देगी? रिज़र्व भी बना रखा है, मुसीबत के समय में वहाँ से शॉक होता है तो ले लेते हैं, जब दाम कम होते तो फ़ायदा भी होता है। तो आपको क्या लगता है, कच्चे तेल के भले ही इतने उछाल के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, या बढ़ेंगे तो भी बेहद मामूली, और उस हिसाब से फिर इन तेल कंपनियों के लिए नेगेटिव है सर? बढ़ाने पड़ेंगे अनिल जी। अभी ऐसा लेवल हो गया, जैसे कुकिंग गैस देखा था, 1 साल के बाद 60 रुपए का कुकिंग गैस बढ़ाया गया पिछले हफ्ते, और कमर्शियल सिलेंडर तो और भी बढ़ाया गया उससे। बट ये 1 साल के बाद वृद्धि हुई। अभी क्या था कि $60, $65 पे भी हमारी प्राइसिंग $90 की चल रही थी, तो सरकार का अच्छा मुनाफा बन रहा था, अच्छे टैक्स लिए जा रहे थे। अब ये देखना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी में कट करे सरकार, थोड़ा अपनी तरफ से दे, थोड़ा रिफाइनर्स का मार्जिन काटे, और तीसरा फिर प्राइस इंक्रीज। फ्राइडे सैटरडे को अनिल जी पेट्रोल पंप्स पे बॉम्बे में मैंने देखा कि कुछ पंप्स में नहीं था पेट्रोल। कुछ ने बोला जी 1,000 रुपए ही देंगे, क्योंकि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। और एक आध पेट्रोल पंप था जिसने पूरा सप्लाई दे दिया, डीजल मिल रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था। तो यही मेरा अंदाजा था कि शायद प्राइस हाइक आने वाली है। तो उसमें क्या होता है, पंप के मालिक फिर रोक देते हैं वितरण, ताकि उनको फिर वो मिल जाता है प्रॉफिट, जब 5-10 रुपए एकदम से तेल या डीजल के प्राइस बढ़ते हैं। तो ये उम्मीद थी, वो आया नहीं अभी तक। इसलिए आपने सही कहा कि क्या ये पॉलिटिकल डिसीजन के चलते रोक लगा लेंगे इसके ऊपर। बट अभी देखें तो तमिलनाडु इलेक्शन अगले हफ्ते, अगले महीने आ रहे हैं, बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, तो उसके कारण या रोक लगेगी, या फिर इसको अब तो रिफाइनर्स के लिए तो लॉस हो गया है। तो ये है कि अभी 1 महीने का तो होगा तेल, बट एकदम से आप रोज कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं, और अभी 20% कम है तेल मार्केट में। तो रशियन तेल भी हम देख रहे थे, जो डिस्काउंट पे होता था, वो ब्रेंट के सामने $12 प्रीमियम पे भारतीय रिफाइनर्स खरीद रहे थे, क्योंकि पिछले हफ्ते यही था कि कुछ भी खरीद लिया जाए। तो $92 पे पिछले हफ्ते हुआ है डील्स। अब वो तो बहुत अच्छा डील लग रहा है, 92 पे मिल गया, आज तो 110 हो गया। तो अब यहाँ से कहाँ से सप्लाई आएगी, और फिर क्या होता है, लोग हाथ भी खींच लेंगे, डिमांड डिस्ट्रक्शन आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी सैलरी से आपकी इनकम तो बढ़ती नहीं है, और इतना बड़ा जब इम्पैक्ट आता है तो बहुत बड़ा रिसेशन आने का ग्लोबली ये अंदेशा हो जाता है। तो होपफुली ट्रम्प बहुत मार्केट प्रो मार्केट है, प्रो इकोनॉमी है। नवंबर में उनकी बहुत बड़ी मिड टर्म इलेक्शन आ रही है, वो देखते हुए होपफुली इस हफ्ते में कुछ एक्शन लेंगे। बट जब तक वो तेल ना आने लग जाए, कोई और सप्लाई है नहीं, क्योंकि सऊदी जो पाइपलाइन से भेज सकते हैं वो भेज ही रहे हैं, तो 20 में से 5 तक सऊदी के पाइपलाइन से निकल रहा है। और ओमान की जो पाइपलाइन है वहां से 1 मिलियन बैरल पर दिन निकल रहा है। तो 20 में से 14 अभी बाकी हैं, और अभी प्रोडक्शन बंद हो गई है। प्रोडक्शन का क्या होता है अनिल जी, ऐसा नहीं है कि ये टैप है आपने बंद कर दिया और चालू कर लेंगे।
क्योंकि वो तेल फिर कहीं और चला जाता है रॉक फॉर्मेशंस में। आपको पानी डाल के वो तेल ऊपर लाना होता है, फिर वो एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो तेल के कुएं एकदम से आप चालू कर लेंगे। गैस तो 1 महीना लगेगा, वो जी। तो लिक्विफिकेशन वो सब। बग्गा साहब, ये आपको तेल निकालना भी आता है? अभी अनिल जी, ऐसे जब मार्केट में मार पड़ रही होती है, मार्केट तो बंद कर देते हैं पढ़ना, और चीजें पढ़नी शुरू कर देते हैं। हमारा भी तेल निकला हुआ है सर इस वक्त, बिल्कुल। क्या करें अभी, जब और आपको आज सवेरे देख लिया तो थोड़ा हौसला हो गया। नहीं तो आज सवेरे जब 7 बजे का फोनर कर रहा था, मैं 5 बजे से देख रहा था टोक्यो वगैरह। जी, जी। मैं बोला ये आज तो 6-7% जिस तरह से जा रहा था। फिर हुँ। भी आपको काफी हौसला दिया 7 बजे के फोनर में, 8 बजे भी। सर तो एक ही अभी तो क्या चीज़ है करें, अपने ये तो पास, अभी देने के लिए एक ही तो चीज़ है। बस वही है। हाँ। अभी यही है कि इसमें बैठे रहना है, ठीक बात है। घबराना नहीं है। कि हुँ, अभी अब बैठे रहेंगे ये लेके, और देखेंगे कब बिल्कुल ये जब वो पॉलिटिकल आता है, इसका हुँ, कुछ नहीं किया जा सकता है। ये ठीक आपका बात। फंडामेंटल नहीं है, और अरे, कोई भी टेक्निकल कर्व आपके नहीं चलेंगे इतनी जबरदस्त वॉलेटिलिटी में। ठीक बात क्या है। आप बता पाएंगे? मगर साहब, ये कच्चा तेल तो चलिए $120 तक बाज़ार ने डिस्काउंट कर लिया है। क्या कहीं कोई आगे एक रिस्क न्यूक्लियर वेपन्स वाली भी बन सकती है क्या? अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या उसके लिए हमें अलग से और नया और ज़्यादा गिरना पड़ेगा? न्यूक्लियर वेपन्स तो मेरे ख्याल से नहीं है अनिल जी। ईरान के पास वो 60% एनरिच था उनके पास, 460 किलो यूरेनियम, बट उसको 90% पे एनरिच करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी जरूर है उनके पास नॉर्थ कोरिया से और बाकी जगहों से, बट उसको बनाना इतना आसान नहीं है। तो ओवरऑल न्यूक्लियर का खतरा कम है। और एक चीज़ बताएँ न्यूक्लियर बग्गा को साहब, एक मासूम सा सवाल फिर आ गया। जी। आप वो न्यूक्लियर बम बनाना भी जानते हैं सर? नहीं नहीं मैंने मैंने तो थ्योरी थ्योरी आज पढ़ी हुई है आपके उसके पास बारे 450 किलो यूरेनियम भी है, ठीक है? वो क्या क्या बताया, 60 और 90 का क्या फ़ॉर्मूला बताया था कुछ? सर, में। 60% एनरिच्ड है अभी। हाँ, वो भी आपको पता है कि कितना कहाँ एनरिच करना है? अगर आपको फ्री हैंड दिया जाए तो कब तक बना सकते हैं सर आप? मैं बिल्कुल इसके विरोध में हूँ अनिल जी, नहीं बनाना चाहिए न्यूक्लियर। महाविनाश करता है। तो बट इसराइल के पास है न्यूक्लियर, हुँ, सो हुँ। आई डोंट थिंक न्यूक्लियर असली बात थी। बात तो वही थी कि ईरान का तेल कैसे हथियाया जाए। तो हुँ, उसके ऊपर अब कब्जा हो रहा है। बट ईरान, जो भी कह लीजिए, 90 मिलियन की पॉपुलेशन है, और इतनी आसानी से, बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन है। अब जिस तरह से इन्होंने अटैक किया है, उल्टा जो अवाम है वो ये रूलिंग रेजिम की तरफ हो गए हैं, क्योंकि उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रहे हैं, उनके ऑयल डिपोज को ध्वस्त कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसराइल तक ड्रोन्स इतने नहीं पहुंचते, या देर में पहुंचते हैं। 1000 किलोमीटर दूर है इसराइल, बट वो खाड़ी के सामने सारे बैठे हुए हैं गल्फ नेशंस, जहां ये ड्रोन्स छोड़ सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से गल्फ नेशंस को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से ड्रोन्स के द्वारा आक्रमण होगा। ये चीजें अभी खराब हो गई अनिल जी। और जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद किया गया, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कि अगर उससे वो शिपिंग नहीं करने देते, क्योंकि 10 से 15 दिनों में जितने टैंक्स हैं, ये स्टोरेज टैंक्स, ऑयल स्टोरेज की जितनी सहूलियत है ये जीसीसी कंट्रीज में, वो सब भर जाती है। तो जैसे कतार ने ऑलरेडी बंद कर दिया, कुवैत सिर्फ डोमेस्टिक डोमेस्टिक यूसेज के लिए अब कर रहा है प्रोडक्शन। एक्सपोर्ट वाला उसने पूरा बंद कर दिया। तो वो क्योंकि उसके टैंकर सब भर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि अब 10-15 दिन में सबकी क्षमता बंद हो जाती है। सऊदी जरूर भेज रहा है अपने पाइपलाइन के द्वारा, तो वो रेड सी से निकल रहा है तेल, बट वो 5 मिलियन बैरल्स है, जबकि सऊदी 11-12 मिलियन बैरल्स दिन का उत्पादन करके भेजता था। तो ये बेसिक इशू इस पे आ गई है। तो बाकी ये कोई अमेरिकन डेमोक्रेसी बनाने या ऐसा कुछ नहीं करने आए। वेनेजुएला में देखिए, एक
प्रेसिडेंट को हटाया, बट उसकी जितनी गवर्नमेंट है वही अभी चला रही है वेनेजुएला को। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी आ गई है, बट वो तेल देना शुरू हो गए अमेरिकन कंपनीज को, तो उनको रहने दिया जा रहा है। वैसे ही अगर ईरान में कोई एमर्ज हो जाए जो करार कर ले बड़ी अमेरिकन कंपनीज के साथ, उनको भी फिर छोड़ दिया जाएगा।